तब उनके पास ये पार्ट था नहीं, क्लच लीवर। तो उन्होंने बोला इसकी पूरी असेंबली आती है, पूरी असेंबली चेंज करा लो। जब मुझे खाली क्लच लीवर की रिक्वायरमेंट है तो मैं पूरी असेंबली चेंज करा के क्या करूँगा? काम तो मेरा वैसे ही बन रहा था टूटे हुए क्लच लीवर से भी। जब आप इसको ओवरटेक करने के लिए डाउन शिफ्ट करते हो तो ये इतनी तेज़ उठती है कि वहीं से पता लग जाता है कि पावर इसमें अच्छी खासी दे रखी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूँ अपनी अपाचे का। जैसा कि मेरी बाइक पूरा 1 साल कंप्लीट कर चुकी है और इसको मैं अब तक 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ। एक बार मैं आपको किलोमीटर्स भी दिखा दे रहा हूँ कितनी चली है। फाइव 5065। तो ये 1 साल में बहुत कम चली है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें जब बाइक को पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाइक कम चली थी। तो आज अब तक ये जितनी चल चुकी है तो मैं उतना ही ओनरशिप रिव्यू अपना शेयर करूँगा कि मेरा बाइक के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे 1 साल में। बाइक में मुझे क्या क्या पॉजिटिव्स लगे, क्या क्या नेगेटिव्स लगे, और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये मेरा बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू रहेगा बाइक के लिए। ऐसा नहीं रहेगा कि ये मेरी बाइक है तो मैं इसकी सारी अच्छाई करूँगा, जो इसकी बुराई है मैं वो भी बताऊँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं इसके पॉजिटिव से। तो बात करने इसके फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की, वो है इसकी लुक्स। जो बाइक की जो लुक्स हैं, जो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के सेगमेंट में आती है, इसके सेगमेंट में जो इसके कॉम्पिटिटर आते हैं, तो इसका पहला कॉम्पिटिटर है बजाज की पल्सर N160। दूसरी बजाज की बाइक आती है NS160 और तीसरी आती है हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V। ये 3-4 बाइक्स आती हैं सेगमेंट में, लेकिन इसकी जो लुक्स हैं वो सबसे अलग हैं। पूरी स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स हैं बाइक की। एक बार आपको इसका पूरा 360 डिग्री वॉक अराउंड भी दे दे रहा हूँ। इसके सेगमेंट में जितनी बाइक्स आती हैं जिनका मैंने भी नाम लिया, उनमें से मेरे को सबसे अच्छी लुक्स इसी की लगती हैं। वैसे जो NS160 है वो भी काफ़ी अच्छी लुक्स है, क्योंकि उसकी जो फ़ैन बेस है वो आज भी बहुत अच्छा है। मतलब बहुत लोगों की फेवरेट बाइक है NS सीरीज़ में, 160 और 200 दोनों। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया लुक्स का। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी परफॉर्मेंस, इसकी इंजन परफॉर्मेंस जो है, जो इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलती है, जिसमें आपको पावर पिकअप मिलता है 160 सीसी के हिसाब से बहुत सही है। इसमें आपको ऐसी पावर मिलती है कि आपको उसको चलाने में मज़ा ही आ जाता है। फिर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की सिटी में, तो सिटी में भी काफ़ी अच्छी चलती है, लोकल ट्रैफिक में भी। और हाईवे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो हाईवे पे तो अल्टीमेट परफॉर्मेंस है आपको। इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी आते हैं। इसमें 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, अर्बन मोड, रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड। ये दे रखा है इसका मोड का स्विच, यहाँ से मोड इसके चेंज होते हैं। अगर आप नॉर्मल इसको सिटी में चलाते हो अर्बन मोड में, तब तो आपको पावर की इसमें कोई भी कमी नहीं लगने वाली, क्योंकि अर्बन मोड में इतनी पावर दे रखी है। फिर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स मोड के बारे में, तो स्पोर्ट्स मोड में आपको जो RPM है वो पूरा 11,000 तक जाता है। अर्बन मोड में क्या है, RPM इसका लॉक रहता है 7,000 पे। स्पोर्ट्स मोड में अपनी ये मैक्सिमम पावर डिलीवर करती है, मैक्सिमम आउटपुट या पावर आप कुछ भी कह लो, मैक्सिमम पावर अपनी डिलीवर करती है स्पोर्ट्स मोड पे। और स्पोर्ट्स मोड पे क्या है कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ हो जाती है कंपेयर टू अर्बन मोड, और बाइक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है स्पोर्ट्स मोड पे। और जब आप इसको सिटी में जैसे राइड करते हो, जब आप इसको अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हो, तो उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको जैसे सिटी में ओवरटेक करना है, आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए, तो इसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, इतनी अच्छी इसमें पावर दे रखी है। जब आप इसको ओवरटेक करने के लिए डाउन शिफ्ट करते हो तो ये इतनी तेज़ उठती है कि वहीं से पता लग जाता है कि पावर इसमें अच्छी खासी दे रखी है। इससे ओवरटेक करने में सोचना भी नहीं पड़ता कि ये बाइक निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि जो इसकी एरोडायनेमिक्स हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन करी गई हैं, बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह।
हालांकि आती तो एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक में ही है। और मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस इसकी हिल्स पे, जो कि मैं इसको पहाड़ों पर भी ले जा चुका हूँ, पहाड़ों में भी मुझे इसकी पावर की कोई कमी नहीं लगी। शुरू में 1-2 बार जब मैं इसको पहली बार पहाड़ों पे लेके गया था तब मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे रखा था, जो कि तब मुझे आइडिया नहीं था कि ये चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन स्पोर्ट्स मोड पे भी चढ़ गई। और जब इसको अर्बन मोड पे चढ़ाया मैंने तो अर्बन मोड पे भी आराम से चढ़ गई। उतना कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क लगा नहीं कि पावर का पहाड़ों पे। और बात करूँ मैं इसके लो एंड टॉर्क की, तो उसका लो एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा दे रखा है। ये चढ़ाई पर सेकंड और थर्ड गियर में भी आराम से चढ़ जाती है। तो ये इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट हो गया, जो है इसकी पावर परफॉर्मेंस, कुछ भी कह लो आप। बात करें इसके थर्ड पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, जो कि है इसकी माइलेज। माइलेज को लेकर के बहुत से लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि अपाचे माइलेज नहीं देती और बहुत से लोग कहते हैं कि माइलेज अच्छी खासी दे देती है। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी बाइक ने मेरे को अब तक सिटी में 40 से 45 के बीच में माइलेज दिया है इन 5000 किलोमीटर में, और हाईवे पे 45 प्लस भी दे रखा है, जो कि देखा जाए काफ़ी सही माइलेज है एक 160 सीसी बाइक के हिसाब से। क्योंकि सेगमेंट में और भी जितनी बाइक्स आती हैं, जैसे बात करें पल्सर की, तो पल्सर भी इतना ही देती है। फिर चाहे NS की बात करें या N160 की बात करें, पल्सर का माइलेज इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और जबकि इसमें 4 वॉल्व इंजन आता है, जो अपाचे 2V आती है उसकी माइलेज थोड़ी सी बेटर है इससे, क्योंकि उसमें 2 वॉल्व है। लेकिन 4 वॉल्व के हिसाब से भी इसकी माइलेज बहुत सही है, और इसकी माइलेज से मैं सेटिस्फाइड हूँ। जब मैंने इसकी सेकंड सर्विस करवाई थी, तो सेकंड सर्विस के बाद मैंने एक बार इसका माइलेज टेस्ट किया था, तब इसने मेरे को 50 के आसपास ने मेरे को माइलेज दिया था हाईवे पे, सिटी हाईवे मिक्स कंडीशंस में, जिसमें मैंने हाईवे पे सबसे ज़्यादा चलाई थी। लेकिन मैं ओवरऑल माइलेज की बात करूँ तो ये मेरे को 44 to 45 आराम से दे देती है, क्योंकि मेरा जो राइडिंग स्टाइल है उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अगर मैं हाईवे पर राइड करता हूँ तो मैं इसका RPM 4 से 5 हज़ार पे मेंटेन रखता हूँ, और गियर शिफ्टिंग भी मैं टाइम टू टाइम करता हूँ, तब जाके मेरी इतनी अच्छी माइलेज देती है। और इसको मैं अर्बन मोड और स्पोर्ट्स मोड दोनों पर राइड करता हूँ। ये भी एक मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। अगर मैं इसको लगातार स्पोर्ट्स मोड पर राइड करूँ तब तो डेफिनेटली इसकी माइलेज कम ही आएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट डिलीवर करती है। इस वजह से ये चीज़ उनके लिए जो बोलते हैं कि अपाचे माइलेज नहीं देती, क्योंकि अगर आपका राइडिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा और आप अगर टाइम टू टाइम गियर शिफ्टिंग भी नहीं करोगे, अगर टाइमली सर्विस भी नहीं कराओगे, एक मेन फैक्टर ये भी है सर्विस का, तब तो डेफिनेटली बाइक माइलेज कम ही देगी। क्योंकि मैं अपनी बाइक पूरी मेंटेन रखता हूँ, फिर चाहे वो सर्विस को लेकर के हो, फिर चाहे पार्ट्स को लेकर के, हर चीज़ में मेंटेन रहती है। हालांकि मेरी बाइक चली कम है, वो तो अलग ही चीज़ है, कम चली है। तो फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी ब्रेकिंग। इसकी ब्रेक्स की बात करें तो इसमें सिंगल चैनल ABS आता है, हालांकि डुअल डिस्क ब्रेक्स का सेटअप आता है। आगे भी डिस्क ब्रेक आती है और पीछे में भी डिस्क ब्रेक आती है। ब्रेक्स इसकी इतनी अच्छी दे रखी है कि आपका ब्रेकिंग के टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा। इसकी जो स्टॉपिंग पावर हो गई या ब्रेक बाइट हो गई, बहुत काफ़ी अच्छा दे रखा है। बात करें इसकी स्टॉपिंग पावर की तो काफ़ी अच्छी है, और ब्रेक बाइट भी इसका काफ़ी अच्छा है। सेगमेंट में और बाइक्स की बात करें, जैसे इसकी जो मेन कॉम्पिटिटर पल्सर ही है, तो पल्सर में डुअल चैनल ABS आता है। अब तो ऑलमोस्ट पल्सर की सभी सीरीज़ में डुअल चैनल आने लग गया, मतलब जितनी भी 160 सीसी या उससे ऊपर में बाइक्स आती हैं, उसकी ब्रेक्स काफ़ी अच्छी हैं N160 की। हालांकि उसका मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पल्सर का, जो डुअल चैनल ABS वाली है, लेकिन इसकी भी काफ़ी अच्छी अपाचे की सिंगल चैनल ABS होने के बाद भी। इन फ्यूचर अगर TVS इसमें डुअल चैनल ABS अगर ऐड कर दे या डुअल चैनल ABS का एक ऑप्शन ले आए, तो तब तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी पे पैकेज बन जाएगी फिर अपाचे 164V में। फिर बात करूँ मैं इसके ABS के बारे में, तो उसका ABS भी इतना काफ़ी अच्छा दे रखा है। कई बार इमरजेंसी ब्रेकिंग में ये एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रुकती है, बिल्कुल भी स्किड नहीं करती। और ब्रेकिंग बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्रेकिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है बाइक में। बात करूँ मैं इसके लास्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, इसका फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, जो कि है इसका लाइटिंग सेटअप। इसकी लाइट्स के बारे में बात करें तो उसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड LED आती है। एक बार आपको इसका DRL ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, जो कि इसके DRL, जो कि इसकी हाई बीम, हो गई लो बीम। अभी मैंने जैसे बाइक स्टार्ट करी है, ये हो गई इसकी लो बीम जल रही है, ये हो गई इसकी हाई बीम ऊपर में,
बात करें ओवरऑल लाइट्स के बारे में तो उसका लाइटिंग सेटअप काफ़ी अच्छा दे रखा है। इसमें रात में विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। फिर चाहे बात करें सिटी में या हाईवे पे, कहीं पे भी लाइट्स को लेके प्रॉब्लम नहीं आती। और इसकी लो बीम के बारे में बात करें तो इसकी लो बीम इतनी ब्राइट दे रखी है कि हाई बीम ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आप सिटी में राइड करते हैं। और अगर आप हाईवे पे राइड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको हाई बीम तो ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि हाईवे पे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं, वो खुद भी हाई बीम पे ही चलाते हैं। आजकल लो बीम पे चलाते ही कौन है, इस वजह से। बात करें इसके लास्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, जो कि मैं एज ए बोनस ऐड कर रहा हूँ, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी चेक करा दे रहा हूँ। काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट नोट दे रखा है इसका। 160 सीसी के हिसाब से बेस्ट एग्जॉस्ट नोट है। मुझे और किसी का पसंद भी नहीं आता है, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं। तो ये तो कुछ हो गए बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स, जो मैंने आपको मेन पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ बाइक के कुछ मेन नेगेटिव पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट से, जो कि है बाइक की फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश से मेरा मतलब है इसके इसमें जो अनइवन पैनल गैप्स दे रखे हैं, जैसे कि इसके टैंक पे भी हो गए, एकदम से थोड़ा सा गड्ढा दे रखा है इसमें यहाँ पे। और बात करें इसकी सेंटर क्लैडिंग पे और राइट पैनल पे, तो यहाँ से भी हल्की हल्की दबती है। ये कैमरे पे उतना पता लग नहीं रहा होगा, लेकिन वैसे है इसमें फिट एंड फिनिश की दिक्कतें हैं। ये प्रॉब्लम बजाज की बाइक्स में भी है। फिट एंड फिनिश से एक और प्रॉब्लम है, जो इसका ये लेफ़्ट साइड वाला मिरर है, ये इसमें डे वन से प्रॉब्लम है कि अगर ये किसी चीज़ में टच हो जाता है तो ये लूज़ हो जाता है। इसको बहुत बार मैं टाइट भी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वैसे भी लूज़ हो ही जाता है। फिर से इसको टाइट करना ही पड़ता है उस टूल किट से जो टीवीएस ने बाइक के साथ में दी थी। सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है इसमें थोड़ी बहुत जगह से रैटलिंग नॉइज़ आने लगती है। जैसे मेरी बाइक में से अभी कुछ टाइम पहले आने लग गई थी, क्योंकि देहरादून लाने से पहले जब मैं इसको शाहजहाँपुर में राइड करता था तो वहाँ की रोड कंडीशंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, गड्ढे बहुत हैं। उस वजह से इसके जो ब्रेक कैलिपर्स के पास से रैटलिंग नॉइज़ आने लगती थी जब भी गड्ढे में जाती थी, और थोड़ी बहुत सस्पेंशन में से भी आने लगती थी। जब ये प्लेन रोड्स पे चलती है तो ऐसा कोई नॉइज़ नहीं आती, लेकिन जब ये ख़राब सड़कों पे या अनइवन पैचेस पे जाती है तो रैटलिंग नॉइज़ इसमें बनती है और काफ़ी इरिटेट करती है। इसको मैंने एक बार सर्विस सेंटर पे चेक भी करवाया। जब मैं इसकी थर्ड सर्विस कराने ले गया था तो सर्विस सेंटर वालों ने बोला इसमें कुछ रबड़ होती है, उसकी रबड़ कट चुकी है, जो कि अब शायद मैं अगली सर्विस में मैं फिर से चेक कराऊँगा। अगर कटी होगी तो मैं चेंज करा लूँगा। अब मैं इसके थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो ये चीज़ हर बाइक पे एप्लीकेबल होती है, तो चाहे आप कोई सी भी बाइक लो, वो है आफ्टर सेल सर्विस। अब मैं आफ्टर सेल सर्विस में मैं देहरादून की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब तक बाइक की कोई सर्विस नहीं कराई। मैं शाहजहाँपुर की बात करूँगा, क्योंकि मेरी बाइक UP 27 रजिस्टर है। मैंने ये बाइक जिस डीलरशिप से ली थी, तो बाइक लेने के बाद इसमें डे वन से प्रॉब्लम थी कि बाइक मेरी डे वन से मिसिंग मार रही थी। बाइक स्टार्ट होने के बाद अपने आप बंद हो जा रही थी। मैं इसको 2-3 बार सर्विस सेंटर पे लेके गया जहाँ से मैंने बाइक ली थी। वहाँ इन्होंने पूरी तरह से चेक कर लिया। उनका एक ही जवाब था कि अभी नई बाइक है, थोड़ा बहुत चलेगी, सही हो जाएगी। फिर जब दूसरी बार लेके गया तब उन्होंने इसमें डिवाइस लगा करके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया ECU में, तब इसमें एक सेंसर माल फंक्शन निकला। फिर वो उन्होंने सही कर दिया। उसके बाद बाइक बिल्कुल परफेक्ट चल रही। मैंने टेस्ट राइड भी लेके देखी थी। उसके बाद फिर से 15-20 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाइक ख़राब हो गई, वही सेम प्रॉब्लम आने लग गई मिसिंग की। उसके बाद मैंने जब ये बाइक ली थी तब उस टाइम फेस्टिव सीज़न चल रहा था, दिवाली पे भी ली थी मैंने, धनतेरस पे। उसके बाद दिवाली की छुट्टियां पड़ गई। फिर मैं जब दिवाली के बाद लेके जाता हूँ सर्विस सेंटर, तब सर्विस सेंटर वालों का कहना था कि इसका एक सेंसर चेंज होगा और उसके लिए बाइक छोड़नी पड़ेगी, या तो बाइक छोड़ लो या दूसरी जगह से चेंज करा लो। तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, जब इनको पहले से पता था कि बाइक में सेंसर में प्रॉब्लम है तो ये एटलीस्ट फ़ोन भी तो कर सकते थे। फ़ोन करके एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकते थे कि बाइक में कि भाई तुम्हारी बाइक का सेंसर ख़राब है, आके चेंज करा लो। जब कस्टमर सर्विस सेंटर पे गया तभी उसको पता लगेगा कि भाई
मतलब कस्टमर को क्या सपने आएंगे कि तब उसको पता लगेगा कि इसका सेंसर ख़राब है। फिर वहाँ से मैं दूसरे सर्विस सेंटर गया, वहाँ मैंने एटलीस्ट आधा घंटा वेट किया, उसके बाद जा कर के मेरी बाइक का सेंसर चेंज हुआ। तब उसके बाद जा कर के बाइक परफेक्ट हुई जैसी होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। आफ्टर सेल सर्विस में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मेरी बाइक का एक बार क्लच लीवर टूट गया था यहाँ से, एक बार मैं आपको शो भी करा दे रहा हूँ। ये जो इसमें यहाँ लाइन दे रखी है, यहाँ से पूरा ब्रेक हो गया था, क्योंकि बाइक मेरी एक शोरूम के बाहर में पार्क थी और एक गाड़ी ने एकदम से टक्कर मार दी बिना देखे, वो गाड़ी बैक हो रही थी। तो इसको जब मैं सर्विस सेंटर पे लेके गया इसका क्लच लीवर चेंज कराने के लिए, तब उनके पास ये पार्ट था नहीं क्लच लीवर। तो उन्होंने बोला इसकी पूरी असेंबली आती है, पूरी असेंबली चेंज करा लो। जब मुझे खाली क्लच लीवर की रिक्वायरमेंट है तो मैं पूरी असेंबली चेंज करा के क्या करूँगा? काम तो मेरा वैसे ही बन रहा था टूटे हुए क्लच लीवर से भी, वो तो मुझे देखने में अजीब लग रहा था और प्रॉब्लम भी हो रही थी, इसलिए मुझे चेंज कराना था क्लच लीवर। तब भी उनका एक ही जवाब था कि हमारे पास नहीं मिलेगा, दूसरी जगह जा कर के ले लो, दूसरे सर्विस सेंटर में। फिर मेरे को वहीं पे जाना पड़ा दूसरे सर्विस सेंटर में, जहाँ लास्ट टाइम मैंने अपनी बाइक का वो TPS सेंसर चेंज कराया था जब बाइक मिसिंग मार रही थी, उनके यहाँ मिल गया। और ये जो क्लच लीवर है मेरे को पूरा 170 का पड़ा, इंक्लूडिंग लेबर चार्ज, जिसमें से 110 रुपये का क्लच लीवर था और 60 रुपये लेबर चार्ज थे। और जो खाली क्लच की पूरी असेंबली बोल रहे थे चेंज कराने को, वो पूरी 1600 रुपये की थी। मतलब TVS वालों को बस खाली, सारे सर्विस सेंटर एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ सर्विस सेंटर होते हैं इन जैसों की तरह, जिन्हें बस खाली कस्टमर को बेवकूफ़ बनाना आता है कि भाई कस्टमर को कुछ अता पता ही नहीं है, इसको बस खाली सामान चिपकाए जाओ, नया सामान लगा दो। फिर मैं एक और इंसिडेंट बता रहा हूँ इसी सर्विस सेंटर का, कि मेरी बाइक का एक बार जो हैंडल है वो थोड़ा सा लूज़ हो गया था। मुझे बाइक चलाने में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे को थोड़ा पता भी लग रहा था कि इसका हैंडल में कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैं इसको जब सर्विस सेंटर पे लेके गया हैंडल टाइट कराने के लिए, एक तो पहले उन्होंने आधा घंटा वेट कराया, ऊपर से जब बाइक का नंबर आया तब उन्होंने चेक वेक कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही नीचे मैं देख लिया सस्पेंशन की तरफ में और बोल दिया कि भाई इसका हैंडल पूरा खुलेगा, इसका कौन सेट चेंज होगा, 600 रुपये का पार्ट है। फिर मैंने तो कुछ कराया ही नहीं वहाँ से, मैंने हाथ जोड़े निकल गया वहाँ से। फिर उस दिन के बाद से तो भाई मैं उस सर्विस सेंटर की तरफ गया भी नहीं। मैंने अपना सर्विस सेंटर ही चेंज कर लिया। मैं कराता भी हूँ सर्विस हूँ तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही कराता हूँ, लेकिन दूसरी जगह से कराता हूँ सर्विस बाइक की। तो ये तो बात हो गई इस सर्विस सेंटर की। TVS के सर्विस सेंटर्स हैं, यहाँ पे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास में वर्कर्स की कमी है और बाइक्स इतनी ज़्यादा होती हैं सर्विस के लिए कि जितने लोग होते हैं उनसे ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो सारी बाइक्स एक दिन में सर्विस कर दें। इनडायरेक्टली TVS वालों की जो मैनेजमेंट है सर्विस सेंटर्स के रिगार्डिंग, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनको काम करने की ज़रूरत है TVS वालों को, क्योंकि अपाचे TVS का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इस वजह से। और अपाचे की जितनी भी सीरीज़ आती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा 160 2V और 4V यही दो बिकती हैं बाइक्स। कुछ कुछ सर्विस सेंटर्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अगर वहाँ पे RR 310 आ जाती है तो ये जितने वर्कर्स होते हैं तो सब लोग समझ नहीं पाते कि बाइक की सर्विस कैसे करें, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। एक यही मेन रीज़न है कि छोटे शहरों में ये बड़ी स्पोर्ट्स बाइक्स उतनी ज़्यादा नहीं चलती, ना कोई ख़रीदना पसंद करता है और ना कोई सर्विस सेंटर वाला हाथ लगाना चाहता है ऐसी बाइकों पे। खैर ये तो पूरी हो गई बात आफ्टर से सर्विस सेंटर कुछ भी कह लो इस बारे की। ये हो गया थर्ड नेगेटिव पॉइंट। बात करें फोर्थ नेगेटिव पॉइंट के बारे में, जो कि है इसका टायर्स। अब TVS ने जो इसमें टायर्स दे रखे हैं, TVS के ही टायर्स आते हैं इसमें, कि क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है। इससे मैं कई बार इससे बर्नआउट भी मार चुका हूँ 5000 किलोमीटर में, और इसका टायर का हाल ये है। अब ये देखते हैं टायर कितने चलते हैं, उसके बाद में टायर इसका चेंज कराऊँगा। मैं MRF या अपोलो का डलवाऊँगा सेम साइज़ में। साइज़ टायर का बढ़िया, जो टायर प्रोफाइल है 130 सेक्शन आता है, जो कि ठीक है इसके हिसाब से, काफ़ी सही है। लोग तो इसमें 140 भी लगवा लेते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करता। जो कंपनी साइज़ दे रही है वो वही टायर साइज़ ठीक है। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट की बात करें, वो है इसकी रेयर ब्रेक्स। इसमें आगे में तो ABS आता है, जैसे सिंगल चैनल ABS आता है। मैंने आपको पॉजिटिव
पॉजिटिव्स में मैंने इसको गिनवा दिया, लेकिन इसमें रेयर में खाली डिस्क ब्रेक्स आते हैं। कई बार क्या होता है इमरजेंसी ब्रेकिंग में रेयर ब्रेक्स अप्लाई करने पर बाइक हल्की सी स्किड मार देती है, स्किड कर जाती है। वो इसी वजह से करती है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो यही थे कुछ अपाचे के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इन 5000 किलोमीटर में। अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की कि क्या ये आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं बात करूँ प्राइस के बारे में, तो ये मेरे को पड़ी थी लास्ट ईयर जब मैंने ली थी 1,52,000 ऑन रोड यूपी में। और आज की डेट की बात करूँ तो इसके ऊपर एक स्पेशल एडिशन भी आता है, वो तो 1,70,000 जा रही है। पहले वो भी 160 की आ जाती थी। और मैं इस RM एडिशन की बात करूँ तो ये भी 165 के आसपास आ रही है। अच्छी पावर चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए, स्पोर्टी स्टाइलिश लुक्स चाहिए, ठीक ठाक अच्छे खासे फीचर्स चाहिए, तब तो आप ये बाइक कंसीडर कर लो, तब आप ये बाइक लो। या अगर आपकी फेवरेट बाइक है, आपको यही पसंद है, तब तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर जाओ। 160 सीसी में बेस्ट है। नहीं तो और भी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे पल्सर हो गई या जो हीरो की एक्सट्रीम हो गई 160 4V। वो उसको कोई ख़रीदे या ना ख़रीदे बात एक ही है, क्योंकि 160 में मेनली 2 ही बाइक्स बिकती हैं, एक पल्सर और एक अपाचे। इन्हीं 2 बाइक्स ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। पावर, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, हर चीज़ में बेस्ट बाइक है ये। फन टू राइड भी है। फन टू राइड से एक और बाइक याद आती है, वो है यामा की MT-15 नेकेड में, लेकिन उसका प्राइस पॉइंट अलग चला जाता है, थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। जहाँ ये बाइक आपको 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में मिल जाती है, वहीं वो 2 लाख क्रॉस कर जाती है। लेकिन पावर वाइज वो भी बाइक कोई बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी बाइक है वो भी। सेम उसमें R15 वाला इंजन आता है। लेकिन बात करें कि अगर आप 1.5 पौने 2 लाख में कोई ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जिसमें आपको स्पोर्टी लुक्स हो, अच्छी पावर हो, अच्छी माइलेज हो, राइड एंड हैंडलिंग अच्छी हो, पिकअप अच्छा हो, फीचर्स आपको अच्छे खासे मिलें, तब तो डेफिनेटली आप इसी पे जाओ। जो TVS की मैंने आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बताया, वो सबका अलग अलग ओपिनियन रह सकता है, क्योंकि सारे सर्विस सेंटर एक जैसे नहीं होते। किसी की सर्विस अच्छी होती है तो किसी की बुरी होती है। तो यही था मेरा अपाचे का 1 साल और 5000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, ओनरशिप रिव्यूज़ या बाइक रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।